ठीक है भाई, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हमारा ये है कि हम लोग न्यूक्लियर फिज़िक्स की बात कर रहे हैं और न्यूक्लियर फिज़िक्स से हम लोग अपने पास्ट पेपर्स का आगाज़ करेंगे। न्यूक्लियर फिज़िक्स का जो पेज नंबर है वो 260 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है न्यूक्लियर फिज़िक्स का आपको ये बोल रहा है कि एक ही क्वेश्चन है बाय द वे। द टीचर डिमॉन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन की एग्जिस्टेंस को टीचर डिटेक्ट करना चाह रहा है। फिगर 4.1 शोज अ काउंटर and a radiation detector placed on a bench with no laboratory source of radiation present। अभी कोई सोर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ द सूटेबल डिटेक्टर। अब इस डिटेक्टर का नाम हमने बताना है, तो डिटेक्टर का नाम हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज़ द GM ट्यूब, गीगर मोलर ट्यूब। तो GM ट्यूब हमने लिख दिया। दूसरी चीज़, द टीचर मेजर द काउंट फॉर 2 minutes एंड रिपीट दिस 5 times। द काउंट रिकॉर्डेड ईच टाइम इज 58, 46, 69, 53, 42। पेज नंबर है 260। कैलकुलेट द एवरेज काउंट्स पर सेकंड। अब एवरेज कैलकुलेट करना है, तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सबको एडअप करना पड़ेगा, 1 2 3 4, और एडअप करके डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ काउंट्स से, दैट इज़ 5। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको। 58 प्लस 46 प्लस 69 प्लस 53 प्लस 42, आंसर डिवाइड बाई 5, दैट इज़ 53.3। 53.3 आया था, क्या आया था याद नहीं आया, 53.6 सॉरी, आई गेस। जल्दी से चेक करने दो। 53.6 सही है, 53.6। स्टेट वाइड द 5 काउंट्स आर डिफरेंट। तमाम जो ये 5 काउंट लिए गए हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? डिफरेंट होने की वजह मैंने अक्सर इस बात को मेंशन किया ड्यूरिंग द पास्ट पेपर्स एज वेल। जो आपके डिफरेंट काउंट्स की रीज़न होती है उसकी सिर्फ एक ही रीज़न होती है, दैट इज़ दैट द रेडियो एक्टिव इज़ अ रैंडम प्रोसेस। रेडियो एक्टिव जो होता है वो रैंडम प्रोसेस होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि रेडियो एक्टिव डिके इज़ अ रैंडम प्रोसेस। एक्टिव डिके इज़ अ रैंडम प्रोसेस। रेडियो एक्टिव डिके आपका एक रैंडम प्रोसेस है। आगे, एक्सप्लेन वाई द सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर रेडियो एक्टिव हैजर्ड आर नॉट नेसेसरी वाइल टेकिंग दीज रीडिंग। क्योंकि अब यहाँ पे आपको सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह लेने की ज़रूरत क्यों नहीं है? सेफ्टी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है बिकॉज ये जितनी भी रेडिएशन आप काउंट कर रहे हो, दिस रेडिएशन इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, दिस इज़ नोन एज बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो इसको जो है आपको जो है किसी भी किस्म की कोई सेफ्टी प्रिकॉशन इस केस के अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई रेडियो एक्टिव सोर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, जो इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है बस आप उसी को मेजर कर रहे हो। तो हम यहाँ लिख देते हैं दैट दिस रेडिएशन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। या आप ये भी लिख सकते हो कि भाई काउंट रेट इज टू लो। ये दोनों बातें लिखी जा सकती हैं, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव वाला पार्ट हो गया। अब हम जो मूव करेंगे वो हम पार्ट मूव करेंगे अपने मैग्नेटिज्म वाले पार्ट के ऊपर। मैग्नेटिज्म वाला पार्ट हम पहले कवर करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट पे आएंगे जो सबसे आखिरी में कवर करेंगे। मैग्नेटिज्म वाले के अंदर आपके दो क्वेश्चन हैं, दोनों इजी क्वेश्चन हैं। पेज नंबर है 242, पेज नंबर 242 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को पहले डिस्कस करते हैं। A teacher demonstrate the force on a wire carrying current in the magnetic field। अब ये करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, ये वायर। फिगर 2.1 शो सम ऑफ द apparatus यूज्ड। आगे बात कह रहा है वो, ये देखना आप, बेसिकली दो पोल्स हैं, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। द करंट इज़ टू बी वेरीड एंड मेजर्ड। करंट को हमने चेंज करना है और मेजर भी करना है। वेरी करने का तरीका क्या होता है? करंट को वेरी करने का तरीका होता है वेरिएबल रेजिस्टर का इस्तेमाल करना, और इसको मेजर करने का तरीका एमीटर का इस्तेमाल करना। ये दो चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा, वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है। ऑन फिगर 2.1 ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ द सर्किट यूज टू प्रोवाइड द करंट, इंक्लूड द मेथड टू वेरी एंड मेजर द करंट। सही है, तो करंट मेजर करने के लिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं, क्योंकि एक आपका सेल इस्तेमाल होगा करंट को मेजर करने के लिए।
ठीक है भाई जी। तो करंट को मेजर करने के लिए सेल इस्तेमाल होगा, और सेल के आगे जो है मैं यहाँ पे एक बेसिकली वेरिएबल रजिस्टर भी लगा लेता हूँ, और वेरिएबल रजिस्टर के आगे मैं एक एमीटर भी लगा लेता हूँ, और यहाँ से अपना सर्किट पूरा कंप्लीट कर लूँगा। तो यहाँ से मेरा करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ख्याल करना है पॉजिटिव यहाँ लगाना है, नेगेटिव बाद में लगाना है, क्योंकि करंट पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव के अंदर एंटर होगा। इस तरह से बनाना है, ठीक है ना। फिर मैंने वेरिएबल रजिस्टर भी बना दिया अपना, और एमीटर भी बना दिया, तो दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई। डिस्क्राइब हाउ टू इंक्रीज द करंट इन द वायर। अब करंट इन द वायर इंक्रीज किस तरह किया जा सकता है? करंट इन द वायर इंक्रीज करने का तरीका ये, या तो एक्स्ट्रा एक और सेल लगा दो आप, ठीक है, या फिर आप जो है ये जो रेजिस्टेंस है वेरिएबल रेजिस्टेंस की, ये रेजिस्टेंस आप कम कर दो। ये दोनों तरीके पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट 1 more cell in the circuit। ठीक है, करंट बढ़ाने का एक तरीका ये बता दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि पोटेंशियल जो आपका जो है जो वेरिएबल रेजिस्टर है उसकी आप रेजिस्टेंस को क्या कर दो, उस वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को ड्रॉप कर दो। दूसरा तरीका ये था। आगे वो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि डिस्क्राइब हाउ टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर। डायरेक्शन ऑफ करंट को किस तरह रिवर्स किया जाता है? अब डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करने का तरीक़ेकार ये होगा कि देखो, करंट जो आपका मूव कर रहा है वो बैटरी की वजह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर बैटरी को आप उल्टा लगा दो, यानी पॉजिटिव यहाँ लगा दो नेगेटिव यहाँ, तो करंट अब फिर इस तरह मूव करना शुरू कर देगा। समझ रहे बात को? तो करंट को रिवर्स करने का तरीका क्या हो जाएगा? करंट को रिवर्स करने का तरीका ये हो जाएगा आपका, टू रिवर्स द पोलैरिटी और पोल्स ऑफ द बैटरी। तो हम यही बोलेंगे कि रिवर्स द पोल ऑफ बैटरीज। बस पोल ऑफ बैटरी या पोल ऑफ सेल को आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो, हो जाएगा आपका काम। कनेक्शन को रिवर्स कर दो। डिस्क्राइब हाउ टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी नॉर्थ टू साउथ इस तरफ मूव कर रही है, अब इसकी डायरेक्शन को इस तरह रिवर्स करें भाई। पोल्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, यानी नॉर्थ नीचे ले आओ आप और साउथ ऊपर ले आओ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। सिंपल इज दैट। तो आप यहाँ पे बोलेंगे that change the polarity of magnets। मैग्नेट्स की पोलैरिटी को आप चेंज कर दो, आपकी जो है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की चेंज हो जाएगी। आगे बोला द करंट इज इंक्रीज टू अ वेरी लार्ज वैल्यू। करंट को बहुत बड़ी वैल्यू तक इंक्रीज कर दिया। सजेस्ट वन प्रॉब्लम दिस में कॉज। जब करंट बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वायर के अंदर से करंट जाएगा, बड़ा सा करंट, नतीजा क्या निकल सकता है? ये वायर हीट अप हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को हम लिखेंगे, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन आप क्या मैंने एक सिंपल प्रॉब्लम को चूज़ कर लिया। मल्टीपल प्रॉब्लम्स को और डिस्कवर करने के लिए आप मार्किंग स्कीम को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा एमीटर भी बेसिकली वो भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, हमारी पावर सप्लाई भी ख़राब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जो है इसको थोड़ा सा और डिस्कवर करिएगा। मैं भी सिंपल अल्फाजों में ये लिख देता हूँ, द वायर्स विल बिकम वेरी हॉट। ठीक है, वायर जो है आपके हॉट हो सकते हैं, और जो ऑफकोर्स ख़तरनाक चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2। A student makes an electromagnet by wrapping a length of a wire around a piece of a soft iron and connect it into a circuit, as shown in figure 1.1. He closes the switch and finds the maximum number of paper clips that stay on one end of the soft iron. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल लगाया हुआ है। अब सेल को वेरिएबल रजिस्टर से कनेक्ट किया हुआ है। देखो कितनी अच्छी डायग्राम बनाई हुई है इन्होंने। एक एमीटर है, एक सॉफ्ट आयरन है, इससे इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया हुआ है। यहाँ पे पेपर क्लिप्स हैं, और ये स्विच है आपका, ठीक है। अभी स्विच आपका ओपन हुआ हुआ है, जब इसको नीचे लेके आओगे तो स्विच क्लोज हो जाएगा। सजेस्ट 2 चेंजेस टू द apparatus टू इंक्रीज द करंट। अब करंट बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ? टू ऐड 1 मोर बैटरी, तो एक और सेल आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ बोल सकते हैं ऐड 1, या ऐड मोर सेल लिख देते हैं, सिंपल ऐड मोर सेल्स।
आप सेल्स बढ़ा सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, मैंने जिस तरह पहले भी बताया था, वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को कम कर दो, करंट आपका बढ़ जाएगा। डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर, क्योंकि करंट के साथ रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली लिंक करता है। आगे लिखा हुआ है, अब इसमें ये है एक डायग्राम आपको दिख रही है, डायग्राम के अंदर 1 एम्पियर के करंट में 3 पेपर क्लिप्स, 2 एम्पियर के कलर जो करंट है उसमें 5 पेपर क्लिप्स, 3, अच्छा मैं लिख भी लेता हूँ, ये 3 पेपर क्लिप्स हैं, ये 5 पेपर क्लिप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और तकरीबन 9 पेपर क्लिप्स मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। 3 एम्पेयर के करंट में तकरीबन 9 पेपर क्लिप्स मुझे दिख रही हैं, ठीक है। तो बहरहाल फिगर 1.2 shows the paper clips that stay on the soft iron for 3 different currents. In the space below draw a table बनाना है to show the result of this experiment. टेबल बनाने के लिए आप क्या करोगे, 2 कॉलम्स बना लोगे, ठीक है। एक तरफ आप करंट लेबल करोगे, ठीक है, करंट इन एम्पियर, और दूसरी तरफ आप नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स लेबल करोगे, नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स, नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स 1 एम्पेयर का करंट है, 2 एम्पेयर का करंट है, 3 एम्पेयर का करंट है। 1 एम्पेयर पे नंबर ऑफ पेपर क्लिप 3 है, 2 एम्पेयर पे नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स 5 है, 3 एम्पेयर पे नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स 9 है। बस आपने ये बताना है और कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपका काम हो गया। सही है जी। तो वो आपको टेबल की हेडिंग पे मार्क्स देगा, आपके इस चीज़ के ऊपर मार्क्स देगा और आपके इस डेटा के ऊपर मार्क्स देगा। हल्का फुल्का ये ऊपर नीचे हो सकता है, दैट्स फाइन, बट लेकिन ये शो होना चाहिए कि जिस तरह करंट बढ़ रहा है नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स भी बढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपकी शो होनी चाहिए, ये फ़र्ज़ है भाई। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब हम बात शुरू करेंगे लास्ट पार्ट आज की, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का पेज नंबर है 246। इलेक्ट्रॉनिक्स का पेज नंबर 246 है। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ से टेक्निकलिटी आपकी शुरू हो गई है भाई, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द बिहेवियर ऑफ अ कैपेसिटर एज इट इज चार्ज। अब वो बिहेवियर ऑफ अ कैपेसिटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जैसे जैसे वो चार्ज होता चला जा रहा है। आगे बात कर वो डिस्कस करते हैं। वो कह रहे हैं द स्टूडेंट कनेक्ट्स अ कैपेसिटर सी, ये कैपेसिटर है, एंड अ रेजिस्टर इन अ सीरीज विद अ एमीटर डीसी पावर सप्लाई एज शोन। अ कैपेसिटर, मैं आपको बता दूं कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर इज बेसिकली चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, ये चार्ज को स्टोर करती है। जब भी आप कोई सप्लाई, डीसी सप्लाई या कोई भी सप्लाई देते हो तो कैपेसिटर उसकी वजह से चार्ज हो जाता है, अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है। द स्टूडेंट नोटिसेस द रीडिंग ऑन द एमीटर डिक्रीजेस टू 0। अब एमीटर की रीडिंग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके वो 0 हो गई। सजेस्ट वाई देर इज नो करंट इन द सर्किट आफ्टर सम टाइम, के कुछ वक्त बाद सर्किट के अंदर करंट क्यों नहीं है। भाई आपने सप्लाई दी हुई है, ठीक है, सप्लाई देने की वजह से शुरू में एमीटर की रीडिंग आई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके एमीटर की रीडिंग कम हो गई है। तो एमीटर की रीडिंग कम क्यों हो गई है, करंट क्यों नहीं है आगे, जबकि आपका पूरा सर्किट ठीक तरीके से ऑपरेट कर रहा है। इस बात का क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है। असल में होता ये है कि जो कैपेसिटर होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके चार्ज होता है आपका, और जब वो आहिस्ता आहिस्ता करके चार्ज होने के बाद जब वो फुली चार्ज हो जाता है ना, और उसके अंदर मज़ीद कोई कैपेसिटी नहीं बचती मज़ीद चार्ज को होल्ड करने की, तो फिर नतीजा ये निकलता है कि वो सर्किट के अंदर करंट को रोक देता है। कैपेसिटर की खुसूसियत बता रहा हूँ और यहाँ लिख भी देता हूँ कि व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज, कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, it stops, stops लिख दिया मैंने, it stops the current in the सर्किट, वो सर्किट के अंदर करंट को रोक देता है कैपेसिटर, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो करंट इन द सर्किट आफ्टर सम टाइम्स, बिकॉज द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका है, इज फुली चार्ज्ड, ठीक है। कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका है, मजीद जगह नहीं है उसके पास चार्ज होल्ड करने की, इसलिए वो बैटरी से भी पावर सप्लाई को रोक देता है। ये कैपेसिटर की खुसूसियत है। आगे
द स्टूडेंट डिसकनेक्ट्स द सर्किट यूजिंग अ मूवेबल लीड। अब ये मूवेबल लीड है, इसको आप इस पॉइंट पे भी कनेक्ट कर सकते हो। जब इस मूवेबल लीड को इस पॉइंट पे कनेक्ट करोगे, करंट इस तरह मूव करेगा, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। In order to discharge the capacitor, the student may connect the NP with a movable lead either to X, Y, Z। अब अगर इस लीड को उठा के तुमने यहाँ लगा दिया, अब क्या होगा, अब सर्किट ये वाला ऑपरेट हो जाएगा। इस सर्किट के अंदर जो है डीसी पावर सप्लाई का कोई काम नहीं है, तो करंट आएगा कहाँ से? जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर हुआ था ना, करंट उसके अंदर से सर्किट के अंदर घूमेगा। State and explain which connection will discharge the capacitor fastest। तो कौन सा वाला जो है वो कैपेसिटर को सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज करेगा? डिस्चार्ज करने का देखो, चार्ज का ताल्लुक, डिस्चार्ज का ताल्लुक सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से डिस्चार्ज हो सकता है वो डिस्चार्ज आपका तब होगा जब करंट आपका मैक्सिमम होगा। करंट आपका मैक्सिमम होगा, जब करंट मैक्सिमम होगा तो डिस्चार्ज जो है वो आपका डिस्चार्ज फास्टेस्ट होगा। ठीक है, अब करंट को मैक्सिमम करने के लिए आपके पास क्या तरीका है? या तो एक्स, वाई या जी। अपनी लीड को या तो इस तरफ लगा दो। अगर अपनी लीड को आप इस तरह लगाओगे तो बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि कोई रेजिस्टर नहीं होगा। जब कोई रेजिस्टर ही नहीं होगा, कैपेसिटर इस तरह मूव करता रहेगा तो अपना ही चार्ज वो खुद ही कंज्यूम कर लेगा। और जहाँ रेजिस्टर नहीं होता वहाँ पे आपका जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है। ये तो एक पॉइंट हो गया। लेकिन अगर मैं ये लीड को लगा देता हूँ वाई के ऊपर, अब क्या होगा? अब यहाँ पे एक रेजिस्टर आ गया, ये इस तरह ऑपरेट करेगा सर्किट। अब जब यहाँ पे एक रेजिस्टर आ गया तो रेजिस्टर की वजह से जो करंट है वो कंपैरेटिवली कम आएगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टर जो होता है वो करंट को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा होता है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि बेसिक जो कैपेसिटर का डिस्चार्ज का रेट है वो कम होगा। अगर आप एक्स पे कनेक्ट करते हो कैपेसिटर को, तो एक्स पे कनेक्ट करने का फ़ायदा या नुकसान कुछ नहीं होना। वही जो बिहेवियर आपको वाई पे मिलेगा वही आपको एक्स पे मिलेगा। तो एक्चुअली मुझे ये मूवेबल लीड को कनेक्ट कहाँ करना है? मुझे ये मूवेबल लीड को कनेक्ट करना है जेड के ऊपर। जेड के ऊपर। और जेड के ऊपर मैं क्यों कनेक्ट करूँगा? मैं जेड के ऊपर इसलिए कनेक्ट करूँगा बिकॉज देयर इज़ नो रेजिस्टर। देयर इज़ नो रेजिस्टर। और जब कोई रेजिस्टर नहीं है तो यहाँ हैज़ करंट इज मैक्सिमम। करंट इज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम होगा आपका। जब करंट आपका मैक्सिमम होगा तो नतीजा क्या निकलेगा? द कैपेसिटर डिस्चार्ज क्विकली। ये कैपेसिटर के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्ज़ाम के अंदर, तो बेसिकली ये करवाना इम्पोर्टेंट भी था, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह करवा दिया। आगे मूव करते हैं जी। आगे बोल रहा है द कैपेसिटर इज नाउ फुली चार्ज। द स्टूडेंट रिकॉर्ड्स द सर्किट इन फिगर 1.1। ऑब्जर्व द इनिशियल एमीटर रीडिंग। द एमीटर रीडिंग इज शोन इन फिगर 1.3। स्टेट द रीडिंग ऑफ द एमीटर। एमीटर की रीडिंग है अभी 80, 90, 88 आ रही है अभी। तो 88 और यूनिट भी लिखूंगा मैं मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर मुझे यहाँ से पता चला है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द स्टूडेंट ऑब्जर्व द नीडल एज द एमीटर एज द करंट इन द एमीटर बिगिंस टू फॉल एंड स्टार्ट द टाइमिंग व्हेन द करंट इज 80 मिली एम्पेयर। अच्छा ठीक है, तो 80 मिली एम्पेयर के ऊपर जो है उसने आपका करंट जो है टाइम आपका ज़ीरो था। अब आपसे बोल रहा है कि आपने क्या करना है, आपने जो है इसको इस्तेमाल करते हुए क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहा, ग्राफ में ऑलरेडी बहुत प्लॉट कर चुका हूँ। ठीक है, बस इसका ख्याल ये रखना है आपने कि वाई एक्सिस के ऊपर जो है आपका इन करंट आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर आपका टाइम आएगा। पहली चीज़ बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लेबल लाजमी कर लेना, करंट इन मिली एम्पेयर और टाइम इन सेकंड्स। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है आपका कि आप पहले ग्राफ को डिवाइड करना और सही तरीके से स्केल को चूज़ करके अपना ग्राफ को प्लॉट करना। ठीक है, ये चीज़ों को ख्याल करते हुए ग्राफ प्लॉट करना। ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपने ये करना है कि इस ग्राफ के रिलेशन बतानी है। एक बात याद रखिएगा हमेशा, ग्राफ की 3 टाइप के रिलेशन होती हैं। ठीक है, पहली रिलेशन होती है जब ग्राफ ओरिजिन से पास करता है, ये कहलाता है डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाते हैं ये। ठीक है, एक वो रिलेशन होती है
जिसके अंदर जो है ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करता, ऊपर से या नीचे से पास करता है, ओरिजिन से पास नहीं करता। ये वाला जो कहलाता है, ये आपकी कहलाती है लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। और एक और रिलेशनशिप होती है जिसके अंदर जो है आपका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से ड्रॉप होता है, ये कहलाती है आपकी इन्वर्स रिलेशनशिप, ठीक है। तो इन तीनों में से अभी जो आपका ग्राफ बनेगा वो ये वाला ग्राफ बनेगा, और इसी के हिसाब से आपने फिर इन्वर्स रिलेशनशिप लिख देनी है, क्योंकि कैपेसिटर का जो टाइम होता है वो करंट दोनों आपस में इस केस के अंदर इन्वर्सली लिंक करेंगे, तो इसलिए एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ग्राफ बनेगा। फिर जो ग्राफ बनेगा उसी हिसाब से फिर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दैट इज़ एन इजी क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह इसको सॉल्व करने में मसला नहीं होगा आप लोगों, इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। A student investigate the behavior of a resistors. Three resistors A, B, and C, 100, 150, 220. Draw the arrangement of A, B, C that give the largest possible resistance. Largest possible resistance निकालने के लिए मुझे resistors को सीरीज फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, यानी मैं 100 ओम्स और इसके बाद 150 ओम्स और उसके बाद 220 ओम्स की फॉर्म में जो है अपने रेजिस्टर्स को अरेंज कर दूंगा इस तरह से, बस इतना काम है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट, 100 प्लस 150 प्लस 220, या आपने इस तरीके से करना है, टोटल आपका आंसर आ जाएगा 470 ओम्स। यूनिट भी लिखा है देख लो आप मैंने। तो 470 ओम्स सीरीज वाले जो रेजिस्टेंस होते हैं उसमें सिंपल क्या हो जाता है, इनके रेजिस्टेंस आपस में एड अप हो जाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 is equivalent to R total. Draw the arrangement of the A, B and C that gives the smallest possible total resistance. Smallest का मतलब है पैरेलल, सीरीज का मतलब होता है मैक्सिमम, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है पैरेलल। तो पैरेलल में अरेंज करूँगा मैं, पहले मैं अपना एक सारे रजिस्टर बना लेता हूँ, उसके बाद लेबलिंग कर लेंगे। तो 100 ओम्स, ठीक है, उसके बाद 150 ओम्स, 220 ओम्स, ये आपके अरेंजमेंट आ गए, बस इतना काम था, वैल्यू नहीं निकालनी है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आओ। इस अब ये जो सवाल है ना बेटा, ये जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, इसको ज़रा बड़े गौर से सुनना। A fourth resistor is shown in figure 2.1. The resistor color code is shown in figure 2.2. What state the resistance of the resistor? अब ये तीन कलर कोड है, एक रेजिस्टर जो है ना वो कलर कोड के रिस्पेक्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है। मिसाल के तौर पे ये पहला कलर है ब्राउन, ब्राउन जो है वो वैल्यू 1 है, फिर ग्रे है, ग्रे की वैल्यू 8 है, फिर दोबारा ब्राउन है, ब्राउन की वैल्यू 1 है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ। ये आपका पहला डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, ये आपका दूसरा डिजिट है, सेकंड डिजिट, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, और ये चीज़ आपकी पावर है। इस तरह से होता है ये, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ब्राउन है ना, तो ब्राउन जो है ये मेरे पास हो जाएगा 1, तो मेरा पहला डिजिट 1 हो जाएगा। फिर ग्रे, ग्रे की वैल्यू आपके पास सेकंड डिजिट पे 8 आ जाएगी। फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ब्राउन, ब्राउन की वैल्यू 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1 आपको पता है 10 ही होती है, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 180 ओम्स। तो इसको इस तरीके से आप जो है अपने एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये मैं आपको भेज भी दूंगा, इसको अच्छे से देना, थोड़ा देख लेना, ठीक है। और भी क्वेश्चन कर रहे हैं इसी का रेलेवेंट। टू स्टूडेंट्स, अ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है। A student takes two resistor A and B from a drawer labeled 220 ohms. अब 220 ohms के resistor की drawer है वो label हुई है। The two resistors have different color bands as shown. ठीक है भाई, आगे लिखा हुआ है state which resistor was wrong in drawer. कौन सा resistor इनमें से गलत drawer में रखा हुआ था। अब red हमारा फर्स्ट डिजिट है रेड, दूसरा डिजिट भी रेड है, और तीसरा डिजिट 10 की पावर 0, ये 10 की पावर 0 है। और 10 की पावर 0 आपको पता है क्या होती है, 1 होती है। तो आपका आंसर आ जाएगा 22 ओम्स। अगर आपको मसला हो रहा है ना इसको सॉल्व करने में, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। फिर यहाँ पे रेड पहला डिजिट, दूसरा डिजिट भी रेड,
और ब्राउन जो है वो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ब्राउन की वैल्यू है 1, 10 की पावर 1, इसका मतलब है 220 ओम्स। इसका मतलब है रेजिस्टर बी वॉज इन द राइट ड्रॉर वाइल द रेजिस्टर ए इज इन द रॉन्ग ड्रॉर। तो हम यहाँ पे लेबल करेंगे कि रेजिस्टर ए इज एक्चुअली इन द रॉन्ग ड्रॉर। यूज द रेजिस्टर कलर कोड टू गिव द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर स्टेटेड इन 1। हमारा जो है कौन सा रजिस्टर हमें जो है ना कलर कोड के रिस्पेक्ट से बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। अब इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 22 ओम्स आई है, तो हम यहाँ पे 22 ओम्स की वैल्यू लिख देंगे। आगे द स्टूडेंट टेक्स 5 मोर रजिस्टर फ्रॉम द ड्रॉ। 5 रजिस्टर्स लिए हैं उसने, ठीक है। 5 रजिस्टर कितने के लिए हैं उसने 220 ओम्स के 5 रजिस्टर लिए हैं, क्योंकि ड्रॉ 220 ohms की है। The student check the resistance of each resistor using the ammeter and a voltmeter. In a space below, draw the circuit diagram for the circuit diagram of the circuit that he uses. अब सर्किट डायग्राम हमने इसकी बनानी है कि क्या करना है, चलो देखते हैं भाई। अगर सर्किट डायग्राम के रिस्पेक्ट से हम बात करें तो यहाँ पे एक हमारी डीसी पावर सप्लाई आ गई, ठीक है। डीसी पावर सप्लाई के बाद मैंने एक स्विच लगा दिया एहतियातन, स्विच लगाने की वजह से ऐसा ज़रूरत नहीं है लेकिन मैंने लगा दिया। उसके बाद जो है मैंने एमीटर लगाया है, ऑफ कोर्स एक रजिस्टर बनाऊंगा मैं यहाँ पे। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दूंगा और यहाँ पे इसके अक्रॉस बनाऊंगा एक वोल्ट मीटर, ताकि मेरे पास वोल्टेज भी आ जाए, क्योंकि मुझे पास वोल्ट मीटर लगाना है और मैंने एमीटर। वोल्ट मीटर लगता है हमेशा अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। इस केस में अक्रॉस लगेगा, मतलब हमेशा ही अक्रॉस लगता है लेकिन इस केस में रजिस्टर के अक्रॉस लगेगा क्योंकि रेजिस्टेंस चेक करनी है। और करंट मैंने यहाँ लगा दिया। अब मैं लेबल भी कर दूंगा ऑफ कोर्स। ये मेरे पास सेल आ गया, ये मेरे पास स्विच आ गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एमीटर आ गया, ये मेरे पास रजिस्टर आ गया और ये मेरे पास वोल्ट मीटर आ गया, ठीक है भाई। ये आपने बना दिया डायग्राम, बस दैट्स इट, 2 मार्क्स मिल गए। द measured resistance in ohms of the 5 resistors, the student concludes that all 5 resistors were in the correct drawer. Explain why the measured resistance are not all exactly equal to 220 ohms. आप देखो ज़रा, कुछ 218 है, कुछ 220 है, कुछ 219 है, कुछ 223 है, 221 है। क्या वजह है भाई? बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स ने हो सकता है स्टूडेंट एरर आ गया हो कोई, ठीक है, ये पॉसिबल रीज़न हो सकता है। या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग एरर हो, ये भी पॉसिबल रीज़न हो कि भाई मैन्युफैक्चरिंग का एरर आ गया हो कुछ। ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि भाई आपके तमाम रजिस्टर दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे ना हो वो आइडेंटिकल। तो इनमें से कोई रीज़न भी लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग एरर, मैन्युफैक्चरिंग एरर। आप इनमें से कोई भी रीज़न लिख सकते थे, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन सीआरओ का रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना। अ स्टूडेंट यूजेज अ सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप टू मेजर अ वोल्टेज। In the space below, draw a circuit diagram containing a battery, a switch, a fixed resistor, a variable resistor, all connected in series. एक बैटरी बनाई, बैटरी का सिंबल है ये वाला, ठीक है। वो अगर आप एक सिंगल बनाओगे ना ये, तो ये सेल कहलाएगा, और अगर आप ये 2 बना दोगे तो ये बैटरी कहलाएगी। अब बैटरी है, स्विच है, स्विच हमेशा बैटरी के साथ लगती है। इसके अलावा एक आपका जो है फिक्स रजिस्टर है, इसके बाद एक आपका वेरिएबल रजिस्टर है, और ये आपका सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा लेबल भी कर लेते हैं, बैटरी, स्विच, ठीक है, फिक्स रजिस्टर। वैसे अगर लेबल ना भी करो ना तब भी मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सर्किट सिंबल हमें ऑलरेडी क्लियर है। वेरिएबल रजिस्टर बना दिया। आगे बोल रहा है द CRO इज यूज टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द फिक्स रजिस्टर। अब CRO इस्तेमाल किया जाएगा फिक्स रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए। ऑन योर सर्किट डायग्राम लेबल 2 पॉइंट्स A एंड B वेयर द CRO इज कनेक्टेड। A और B बताना है, ये A पॉइंट हो जाएगा, ये B पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। A B ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा फिक्स रजिस्टर ये रहा, तो पॉइंट A और पॉइंट B इसके दरमियान आपका CRO लगेगा, ठीक है।
CRO का सिंबल इस तरह, इस CRO को सिंबल नहीं लगाना आपने, बस यहाँ पे पॉइंट A और पॉइंट B आपने लेबल करना है, दैट्स इट। चूंकि फिक्स रजिस्टर के अराउंड मेजर करना है तो हमने इसलिए इसके अराउंड करा है। Figure 3.1a shows the CRO screen with the switch when the switch in the circuit is open। अभी स्विच हमारा ओपन है। स्विच ओपन होने का मतलब है कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम समझो क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है डॉट ऊपर गया हुआ है, जबकि इस डॉट को बीच में होना चाहिए इस तरह से। आगे देखते हैं क्या होता है। देर आर 4 कंट्रोल नॉब्स ऑन द CRO। 4 कंट्रोल नॉब्स हैं आपके, एक्स शिफ्ट, वाई शिफ्ट, वाई गेन, टाइम बेस। ठीक है, अब आपके पास जो है ना ये 4 नॉब्स हैं। अब आप कौन से वाले को लिखा हुआ है, स्टेट विच कंट्रोल नॉब इज एडजस्टेड टू मूव द डॉट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अब आप कौन से नॉब पर छेड़ेंगे। देखो जो छेड़ने वाली चीज़ होती है ना, मतलब कंट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है, वो होती है यहाँ पे। शिफ्ट का मतलब बटन्स होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। शिफ्ट जो है ना यहाँ पे बटन्स या नॉब्स को रिप्रेजेंट करता है, जो इस तरह से सर्कल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कंट्रोल नॉब की बात करोगे तो यहाँ पे आप वाई शिफ्ट को छेड़ोगे। वाई शिफ्ट को क्यों छेड़ोगे भाई? वाई शिफ्ट को आप इसलिए छेड़ोगे क्योंकि आपका जो डॉट है वो वाई एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है, तो आपको डॉट को यहाँ से नीचे लेके आना है वाई एक्सिस के अंदर। एक्स एक्सिस में तो बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे अपना 0 पे लेके आने के लिए वाई शिफ्ट को कंट्रोल करोगे। वाई गेन एंड टाइम बेस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। वाई गेन जो होता है ये वैल्यूज बताने के लिए होता है, जैसे वाई गेन में क्या होता है 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, टाइम बेस में क्या होता है 5 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर। ये आपकी जो है वैल्यूज बताने के लिए होता है। शिफ्ट जो होता है वो इस्तेमाल होता है बटन्स के लिए। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल करना, इसमें गड़बड़ नहीं कर जाना। आगे बोलते हैं डी के ऊपर। द वाई गेन इज सेट टू 2 वोल्ट्स पर डिवीजन। अब देखो इन्होंने वाई गेन की बात करी कि वाई गेन सेट करा है इन्होंने। विद द डॉट इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन द स्विच इज देन क्लोज एंड डॉट मूव्स टू द पोजीशन ऑफ फिगर 3.2। अब इन्होंने क्या करा, पहले डॉट को सेंटर में ले आए थे और जैसे ही स्विच को बंद करा, इस स्विच को इन्होंने यहाँ से बंद किया, तो यहाँ पे अब कोई रीडिंग हमारी शो होनी चाहिए। वो रीडिंग कह रहे हैं ये वाली रीडिंग शो हो रही है अराउंड, ये 1, ये 1.5 अराउंड शो हो रही है। कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ 1 AB। अब AB का कैलकुलेट करना है। देखो 2 वोल्ट जो होता है वो 1 डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1.5 डिवीजन जो होता है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, वो x को रिप्रेजेंट करेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा x विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, आपका आंसर आएगा 3 वोल्ट। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? एक डिवीजन 2 वोल्ट को कर रही है, तो आधा डिवीजन और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, टोटल हो जाएगा आपका 3 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर 3 वोल्ट आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे 3 वोल्ट लिख देना है। ठीक है, थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं। ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 10। अच्छा यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, एक मिनट मुझे चेक करने दो खुद से। ये थोड़ी सी हमें एक्यूरेसी चाहिए होगी यहाँ पे बेसिकली 1, 2, 3, 4 डिविजन्स हैं, यानी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। यानी अगर हम बात करें इस पूरे की, ये 2 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये बेसिकली आपको हो जाएगा 0.4, 0.8, 1.2, 1.4, 1.2, 1.6 और ये आपका हो जाना चाहिए 0, ये 2.2 वोल्ट होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें ध्यान और होशियारी से काम करना पड़ेगा हमें। अब मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। देखो यार, ये पूरा जो है ना ये 2 वोल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये मजीद आपके डिविजन्स के अंदर डिवाइड हुआ है, और एक डिवीजन जो है ना वो आपका है तकरीबन 2 डिवाइड बाय 0.2 यानी 0.4 के बराबर है इनडायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। लेट्स से ये डॉट यहाँ पे 2 वोल्ट तक आ गया। अब यहाँ पे कितनी लाइंस मूव कर रहा है, ये 3 लाइन और ऊपर मूव किया है। इसका मतलब है हम यहाँ पे बोलेंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाई 3, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा तकरीबन 1.2, तो 2 प्लस 1.2 करेंगे दैट इज इक्वल टू 3.2 वोल्ट आपका आंसर आएगा इसमें। आपने ना यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को एक्यूरेटली लेके चलना है। अच्छा, ऊपर नीचे हल्का फुल्का ये अलाउ कर देगा, तो अगर खुदा ना खास्ता किसी ने 3 वोल्ट भी लिख दिया ना तो दैट इज़ ऑल्सो ओके, एग्जामिनर उस आंसर को एक्सेप्ट कर लेगा।
ठीक है, एक ही मार्क का इसलिए ज़्यादा तंग नहीं करेगा, लेकिन मैंने एक्यूरेट वाला तरीका भी आपको सिखा दिया है और डायरेक्ट वाला तरीका भी आपको आ गया था। दैट इज़ बेसिकली 2 वोल्ट एक डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1.5 डिवीजन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एक्स को, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 2/1.5, आंसर आ जाएगा 3 वोल्ट। ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है, तो दोनों ही आंसर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, अलबत्ता एक्यूरेट वाला तरीका मैंने आपको कम्युनिकेट कर दिया। The resistance of the variable resistor is reduced. State what happens to the dot on the screen. अब रेजिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल रेजिस्टर जो है वो उन्होंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। जब करंट इससे क्या हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस आपकी रिड्यूस हो जाएगी, जब रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाएगी तो करंट जो है इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, करंट आपका बढ़ जाएगा। और जब करंट बढ़ेगा तो आपको पता है कि करंट जब बढ़ेगा तो आपकी वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये डॉट जो है, ये पर्टिकुलर डॉट ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा आपको। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये डॉट मूव्स अप, सिंपल। ठीक है, ये आपका जो है इसका क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का आखिरी क्वेश्चन। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट करंट इन अ डायोड। डायोड जो होता है वो इस तरह का एक सिंबल होता है। ठीक है, करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है डायोड का सिंबल भी आपको पता होना चाहिए बाय द वे। द शेप ऑफ द स्टूडेंट ग्राफ इज शोन इन फिगर 3.1। ये डायोड का शेप है ग्राफ का। कभी कभार वो एग्जाम के अंदर ये ग्राफ का शेप बनाने को भी बोल देता है। ठीक है, ये हमने जो है ना वहाँ पे बनाया हुआ है, अगर नहीं बनाया हुआ तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आपने चलना है। द स्टूडेंट हैज़ द रजिस्टर ऑफ 330 वोल्ट्स। द resistor has 3 color bands to indicate the value of its resistance as shown in figure 3.2a। ओह, स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा मुझे बताओ, बाकियों को भी स्क्रीन शो नहीं हो रही या फिर सिर्फ मुसफ का मसला आ रहा है? हो रही है। मुसफ रीजॉइन करो, मुसफ रीजॉइन करो बेटा। द स्टूडेंट हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 330 ohms। ठीक है, द रेजिस्टर हैज 3 कलर बैंड टू इंडिकेट द वैल्यू ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर 3.2a। ठीक है भाई, अब 3.2a 3 कलर बैंड है। अब हमने क्या शो करना है, 330 को शो करना है। आगे देखते हैं। यूज द कलर कोड चार्ट इन फिगर 3.2 स्टेट द कलर। अब बैंड 1 पहला डिजिट रिप्रेजेंट करता है, हमारा पहला है 3, दूसरा भी क्या है 3, और तीसरा जो है वो 10 की पावर है। ठीक है, अब 10 की पावर क्या है वो मैं बताऊंगा अभी। तो पहला जो कलर है ये वाला, ये 3 है यानी रेड है, दूसरा भी 3 है यानी, अरे यार रेड नहीं होगा, रेड ये हो जाएगा ऑरेंज, ऑरेंज 3 है ना, दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा, ऑरेंज। अब सवाल ये पैदा होता है हम तीसरा बैंड किस तरह चूज़ करेंगे। अब मैं बताता हूँ, देखो असल में क्या होता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि आपका जो पहला जो होता है ना वो आपका होता है पहला डिजिट, या आपका फर्स्ट डिजिट होता है, या आपका सेकंड डिजिट होता है, और ये होता है 10 की पावर, ये पावर होती है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है, वो समझिएगा, जो आसान तरीका भी है। फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ ज़ीरोस। मिसाल के तौर पे फर्स्ट डिजिट है आपका 3, सेकंड डिजिट है 3, नंबर ऑफ ज़ीरोस आपके कितने हैं, 1, तो एक नंबर ऑफ ज़ीरो आपका आ गया। अब 1 कहाँ पे आ रहा है, ब्राउन पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप ब्राउन लिख दोगे। ये थोड़ा सा इजी तरीका भी है, लेकिन ये बताने का बाद में मकसद ये था कि आपको टेक्निकल तरीका भी आना चाहिए और आपको इजी तरीका भी आना चाहिए, तभी इसको एंड के लिए बचा के रखा हुआ था। इसी तरीके के ऊपर मैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन जो ऊपर वाला है वो जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली भी हो जाए। बेटा लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। ब्राउन हमारे पास है 1, ग्रे है हमारे पास 8, और दूसरा ब्राउन जो है वो एक और ज़ीरो है, तो हमारे पास सिंपल एक ज़ीरो लगा दिया आपने। तो तीसरा जो होगा वो नंबर ऑफ ज़ीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी से वाइंड अप करते हैं। आखिरी पेज है ये। द स्टूडेंट यूजेज द रेजिस्टर इन सीरीज विद द डायोड टू प्रोटेक्ट द डायोड। ही सेट अप द सर्किट टू मेजर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द करंट इन द डायोड। करंट डायोड के अंदर मेजर होगा, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, वोल्टेज जो है डायोड का मेजर होगा। अब हम यहाँ पे बनाते हैं अपने पास डायग्राम। ठीक है, एक रेजिस्टर लगाया,
एक डायोड लगाया, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ये सर्किट कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे बीच में आपने एक एमीटर लगा दिया और डायोड के अक्रॉस आपने वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। ख्याल ये करना है कि करंट जो है वो इसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में डायोड है। अगर आपने बैटरी इस तरह सेल इस तरह लगाया तो आपके ज़ीरो मार्क्स हो जाएंगे सीधे, क्योंकि डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है। एक्सप्लेन हाउ द स्टूडेंट कैन टेक द रीडिंग फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वी। अब डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वी के लिए अब हमारे पास जो है उसूली तौर पे हमें फिर यहाँ पे लगा देना चाहिए एक, अगर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ करंट मेजर करना है ना, तो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ करंट मेजर करने के लिए बेहतर तरीका ये है कि आप वेरिएबल रजिस्टर लगा दो। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, आप यहाँ लिख दोगे वेरी द रेजिस्टेंस इन वेरिएबल रजिस्टर to get different values of current, different values of V। सही है भाई। आखिरी पार्ट, द डायोड कंडक्ट्स करंट इन वन डायरेक्शन एंड डज नॉट कंडक्ट करंट इन द अदर डायरेक्शन। स्टेट हाउ द सर्किट कैन बी चेंज टू शो दिस। सिंपल है, you can reverse the polarity of the battery, the current and the current will show 0 एम्पियर, क्योंकि करंट यहाँ पे कोई वैल्यू जाने ही नहीं देता। तो आप यहाँ पे बोलोगे रिवर्स द पावर सप्लाई, पावर सप्लाई को रिवर्स कर दें, द एम मीटर विल शो 0 एम्पियर। सही है भाई। ये आपके तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। एटीपी फाइनलाइज ख़त्म हो चुका है आपका, पूरी बुक हमने ख़त्म कर ली है एटीपी की, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप रुक सकते हैं, अदरवाइज़ इजाज़त है। ईद मुबारक फिर से। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी ईद। मैं दिखा दूँगा इंशाल्लाह।